उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं ने जब उपनल के कर्मचारी धरने पर बैठे थे और नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, साथ में समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे थे, सरकार ने समान काम के लिए समान वेतन वाली मांग तो मान ली है, लेकिन जिस अंदाज में उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आवाज़ उठाई थी कि अगर इस तरह से उपनल के जरिए जिनको बैकडोर से भर्ती किया गया था, जिनके कोई इंटरव्यूज़ या जिनकी कोई परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, उनको अगर नियमित किया जाएगा तो इससे जो उत्तराखंड का जो बेरोजगार युवा जो सालों परीक्षा की तैयारी करता है, उनका क्या होगा। इस मसले पर जो बेहद वोकल होकर के, मुखर होकर के अपनी बात रख रहे हैं राम कंडवाल, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, वो आज हमारे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। राम भाई, चर्चा में आपका स्वागत है। धामी सरकार ने उपनल कर्मचारियों की एक मांग तो मान ली है, आप लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन समान काम के बदले समान वेतन वाली मांग तो मान ली। अब बेरोजगार संघ किस नज़रिए से इस डेवलपमेंट को देख रहा है? देखिए, मांग कहाँ मानी है। मांग सिर्फ ये मानी है कि जो 12 साल से अधिक जिनको हो गया है उनको समान वेतन समान काम के माध्यम से दिया जाए। पर हमने, अगर आपने देखा होगा, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें हमने ये कहा था कि उपनल हो, चाहे वो संविदा हो या चाहे वो आउटसोर्स हो, वो कोई भी हो, इस प्रदेश में उनका नियमितीकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने साथ में ये भी कहा था कि समान वेतन समान काम जो है आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार ने भी एक तरह से इनके साथ गेम खेल दिया। क्या यहाँ पर गेम ये है कि भाई, जो आंदोलन तो वहां पर सारे लोग कर रहे थे, आंदोलन वहां पर 5 साल वाला भी कर रहा था, आंदोलन वहां पर 1 साल वाला भी कर रहा था, आंदोलन वहां पर जो है 12-15 साल वाला भी कर रहा था, लेकिन सिर्फ 5,000 लोगों को अब जो है उपनल के माध्यम से जो है समान वेतन समान कार्य दिया जाएगा। तो वो जो और लोग थे उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो कह रहे हैं कि 12 साल की टर्म जैसे आप पूरा करेंगे, यानी आपका काम, आपने 12 साल की नौकरी हो गई, तब आपको भी इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिल जाएगा। नहीं, फ्यूचर में अगर मिलना है ठीक है, अच्छी बात है। तो यही तो बेरोजगार संघ भी कह रहा था कि भाई आप जो है एक समान एक काम आप दे दीजिए, लेकिन नियमितीकरण ना हो। नियमितीकरण इसलिए ना हो, आप भी जानते हैं कि इस प्रदेश में लगभग जो है 10 लाख के करीब जो है हमारे रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। अब वो बेरोजगार जो है यहाँ पर देहरादून में 6 बाई के 6 कमरे में अपनी पढ़ाई कर रहा है, कोई जो है बागेश्वर में कर रहा है, कोई हल्द्वानी में कर रहा है, जगह जगह जो है पूरे प्रदेश में जो है बेरोजगार पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि कोई एक परीक्षा आएगी, वो फॉर्म भरेगा, उसके बाद जो है वो लिखित परीक्षा देगा और फिर वो उसकी जो है नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन इन जो आउटसोर्स कर्मी हैं, इन आउटसोर्स कर्मियों की वजह से उसकी भर्ती भी नहीं आ रही है। और अगर एक साथ 22,000, 30,000, 35,000 अगर आप एक बार जो है अंदर कर दोगे, इनको सरकारी भर्ती में आप दे दोगे, तो इस प्रदेश को उन बेरोजगारों का क्या होगा जो सालों से तैयारी कर रहा है। आप बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई हमें 10 साल हो गए, कोई कह रहा है हमें 12 साल हो गए। तो इस प्रदेश में अगर आप ये देखेंगे तो जो बेरोजगार तैयारी कर रहा है उसको भी 5 साल हो चुके हैं, उसको भी 7 साल हो चुके हैं। आपको तो पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन इस प्रदेश में इन बेरोजगारों को तो पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। अब जो है घर से ये 5-7 हज़ार रुपये अपना जो है मंगा रहे हैं और उसके बाद जो है तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद पेपर भी लीक हो जा रहा है, कभी रिजल्ट टाइम पे नहीं आ रहे हैं, कभी जो है नियुक्ति समय से नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर जो सारा अंधकार है वो बेरोजगारों पर है। इसलिए हमने ये कहा कि भाई आप अगर नियमितीकरण करोगे तो इनका क्या होगा। साफ सीधा फंडा है कि आप अगर कहीं पर भी, अगर आप उपनल के फॉर्म निकाल रहे हो या फिर अगर आप जो है आउटसोर्स कर रहे हो, तो वहां पर एक फॉर्म पहले निकालो जिसमें समानता का अधिकार होना चाहिए, जिसमें सारे लोग वो फॉर्म भर सकें, चाहे वो उपनल का हो चाहे वो किसी भी आउटसोर्स का हो। या फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्रॉपर एक लिखित परीक्षा आयोजित करानी होगी जिसमें सारे लोग बैठें, जिसमें समानता का अधिकार हो। उसके बाद अगर रिजल्ट निकलता है तो उस रिजल्ट में आरक्षण का पालन हो, इतने एससी, इतने एसटी, इतने ओबीसी, इतनी महिलाएं, इसमें सब कुछ दरकिनार करके। ये जो उपनल के कर्मचारी थे, जब आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका विरोध किया, आप लोगों के अपने लॉजिक हैं, तर्क हैं, वो उनमें वजन भी है। तो उन्होंने कहा कि साहब, हम लोगों ने इतनी इस प्रदेश की सेवा की है और एक प्रक्रिया के तहत हम लोग आए हैं, अब हमको नियमित होने दिया जाना चाहिए, इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। क्या उपनल में आप लोग जो बार बार दलील देते हैं कि इसमें 20% लोग, 15% लोग, 10% लोग जेन्युइन होंगे, बाकी इसमें जो मंत्रियों के यारे प्यारे, विधायकों के यारे प्यारे, प्रभावशाली लोगों के यारे प्यारे, क्योंकि ये तो पूर्व सैनिकों के लिए, उनके आश्रितों के लिए बनाई गई एक अच्छी व्यवस्था थी एक ज़माने में, तो लेकिन इसको इस तरह से बैकडोर से इसका एक तरह से आपको लग रहा है दुरुपयोग किया गया, अपनों को भर्ती किया गया? देखिए, आपने इस राज्य को बहुत करीब से देखा है, आपने भी देखा है, आप भी साक्षी हैं इस राज्य को देखने के। आप अगर देखेंगे, इस राज्य में अगर 2004 में गठन हुआ था उपनल का, तो किस उद्देश्य से होता? उपनल का उद्देश्य इस लिए हुआ था कि यहाँ पर जो हमारे पूर्व सैनिक हैं और उनके जो आश्रित हैं,
उनको नौकरियों में एक तरह से उसके लिए हुआ था कि भाई हमारा जो पहाड़ का फौजी है वो जब घर आता है तो अपने बच्चों को इतना देख नहीं पाता है, तो उसके लिए उनके बच्चों के लिए जो है ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 22,000 में से आज जो है सिर्फ 6 से 7,000 पूर्व फौजी और उनके आश्रित हैं, और बाकी 15 से 16,000 लोग कहां से आ गए, किसके आशीर्वाद से आ गए, कौन लोग हैं? हम तो वही कह रहे हैं ना, कौन लोग हैं ये लोग जो है, इसमें अधिकतर लोग वो हैं जो नेताओं के आशीर्वाद से लगे हैं। इसमें अधिकतर वो लोग हैं जो मंत्रियों के एक फोन से लगे और घंटी खनखनाई और उधर से जो है मंत्री ने कहा ज्वाइनिंग होगी, मंत्री ने कहा इसकी ज्वाइनिंग कर दो, मेरे 5 लोग हैं, ज्वाइनिंग हो गई। तो ऐसे में हम सवाल सबसे बड़ा यही है कि भाई अगर एक फोन से नौकरी लग सकती है और 10 साल ये दिखा दिया कि मैंने 10 साल कर दिए एक फोन से, तो उनको नौकरी आप दे दोगे। और ये जो 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, इतनी कठिन परीक्षा होती है, इतने जो है आज आप देखोगे एक वैकेंसी के पीछे लगभग 150 युवा आज जो है पहाड़ के खड़े हुए हैं। तो उन 150 लोगों में इतनी प्रतियोगिता है, इतनी जो है प्रतियोगिता हो रही है, उनका क्या होगा फिर अगर आप एक साथ सबको परमानेंट कर दोगे? लेकिन ये लोग कहते हैं कि साहब हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट में सरकार को फटकार ली, हमारे पक्ष में आया, तो फिर बेरोजगार या राम कंडवाल हमारा विरोध। देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें क्या है कि उसमें जो है बेरोजगार एक पार्टी नहीं है, उसमें ना तो कोचिंग सेंटर वाला पार्टी है, उसमें ना तो पूर्व सैनिक पार्टी है, उसमें ना तो आरक्षण SC ST OBC वाला पार्टी है। जिस दिन ये पार्टी बन जाएंगे ये केस वहीं पर खत्म हो जाएगा। और हमने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने भी ये कह दिया है कि हम भी कोर्ट जा रहे हैं, हमारे सारे दस्तावेज तैयार हैं, SC ST OBC पूरे जो उनके अभ्यर्थी हैं वो भी उस कोर्ट में हमारे साथ रहेंगे, बेरोजगार संघ रहेगा, कोचिंग सेंटरों के मालिक रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे, सारा समुदाय रहेगा, महिलाएं रहेंगी कि भाई आरक्षण का पालन नहीं हुआ है, रोस्टर का पालन नहीं हुआ है और आप बिना रोस्टर के पालन के जो है आप नहीं दे सकते हो, ये संविधान का हनन है और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। कई बार ये भी आरोप लगाया था, पहले बॉबी पवार पे भी आरोप लगता था, अब चूंकि उत्तराखंड बेरोजगार संघ को आप लीड कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट आपके नेतृत्व में आप लोगों ने किया और सरकार से अपनी मांगे भी मनवाई, खुद मुख्यमंत्री आप लोगों के बीच आए। लेकिन कई बार ये कहते हैं कोचिंग जो माफिया है वो आप लोगों को गाइड करता है, तो क्या उसके इन्फ्लुएंस में आप लोग कई बार सरकार के भर्तियों का इनका विरोध करते हैं, पेपर्स को कैंसिल कराने की कोशिश, ऐसा कुछ भी होता है? देखिए अगर पेपर कैंसिल करवाने की बात आई तो हमने कौन सा पेपर गलत तरीके से कैंसिल करवाना चाहा? जो पेपर लीक हुआ उसका पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए था, पेपर कैंसिल होना चाहिए था। 2022 में जो सारे भर्तियां जो है कैंसिल हुई, जो रद्द हुई, उसका पेपर क्या हमें कैंसिल नहीं करवाना चाहिए था? भाई अगर पेपर कैंसिल नहीं होता तो युवा जो है हमें जूते मारता, युवा हमें जो है घर घर में कोसता कि आपने जो इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, इतना बड़ा प्रदर्शन कर दिया, आप जो पेपर लीक था उसको आप कैंसिल नहीं कर पाए, किस बात के आप जो है बेरोजगार संघ के नेता हो गए? तो हम पे तो बहुत बड़ा प्रेशर है, हम पे बहुत बड़ा दबाव है। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं कि कोचिंग माफिया जो है हमें वो कर रहा है, हमें ऐसा कर रहा है। एक बात बताओ, जब भी एग्जाम हो रहे हैं पेपर कैंसिल की बात, उसके 1-1.5 महीने बाद 2 महीने बाद जो है पेपर आयोजित हो जा रहे हैं, तो इसमें कोचिंग माफिया का क्या फायदा हो गया? हाँ अगर वो पेपर 1 साल बाद हो रहा है, 1.5 साल बाद हो रहा है, तब तो चलो कोचिंग का भी फायदा हो गया कि भाई उसने एक नया बैच शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर तो 1.5-2 महीने में हम तो दबाव बनाकर वो पेपर दोबारा करवा दे रहे हैं, तो ये तो पूरी कहानी यहीं पर खत्म ही हो गई। तो ये सरासर गलत आरोप है, निराधार आरोप है, और हमारा एक ही मकसद है, इस प्रदेश के युवाओं का कहीं पर भी कुछ भी अगर हनन होगा तो डंके की चोट पर हम वहां पर खड़े होंगे। फिर उसी मुद्दे पर आते तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ किसी भी कीमत पे जो उपनल के जो कार्मिक चाहते हैं कि उनका नियमितीकरण हो, उसको नहीं होने देगा। अब तो आप कह रहे हैं अदालती रास्ता भी अख्तियार करेंगे। सारी जो पार्टियां हो सकती हैं, चाहे रिजर्वेशन वाली पार्टियां हों, युवा हों, बेरोजगार हों, कोचिंग सेंटर हो, पेरेंट्स, सबको लेकर के कोर्ट में दस्तक देंगे। देखिए सिर्फ उपनल की बात नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर सभी जो आउटसोर्स कंपनियां चल रही हैं उनकी बात हो रही है। हम सबके खिलाफ हैं। हम ये चाहते हैं या तो आप अपनी प्रक्रिया बदलो, जो प्रक्रिया है जिसमें सबको अधिकार मिले फॉर्म भरने का, लिखित परीक्षा देने का, आप वो कर दो। और अगर आप ये प्रक्रिया नहीं अपना पा रहे हो तो फिर छोड़ दो, ताला लगाने की जिम्मेदारी हमारी है। कुछ दिनों में पूरे प्रदेश के आउटसोर्स जो एजेंसियां, वहां भी हम ताला लगाने का काम करेंगे। आप ये बताइए, इनका जब ये फॉर्म भरते हैं तो ये साफ साफ लिखा जाता है कि आप जो है सरकारी उसमें भर्ती होने का वो नहीं कर सकते हैं आप, मतलब आप जो है कभी ये नहीं कह सकते हैं कि हम जो है सरकार इसमें भर्ती हो जाएंगे 10 साल बाद, 12 बाद। इसके ये अंडरटेकिंग भरते हैं, बावजूद इसके अगर आप 10 साल बाद ये कहोगे कि भाई हम भर्ती हो जाएंगे, तो वो गलत है, वो गलत है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप राजनीति कर रहे हो, ये कर रहे हो।
राम कंडवाल के पास या फिर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पास ये मुझे अगर अपना चेहरा चमकाना होता तो इससे बढ़िया मौका क्या था कि वहां पर इतने सारे लोग थे और मैं वहां पर जाता, उनका समर्थन कर देता, जैसे सारे लोग कर रहे हैं। सारे इतने सारे भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता, अन्य दलों के नेता वहां पर जा रहे हैं, अपना गला साफ करके आ जा रहे हैं। मैं भी चाहता, मैं भी वहां पर जाता, लेकिन हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। हम इस प्रदेश में पारदर्शिता चाहते हैं। हम इस प्रदेश में चाहते हैं अगर कहीं पर भर्ती हो तो समानता का अधिकार वहां पर मिले, इसीलिए हम अपने स्टैंड पर हैं और उस स्टैंड पर रहेंगे। लेकिन जो बड़ा सवाल ये है कि जिस अंदाज में आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मैंने तो शुरू में कहा कई लड़ाइयाँ, कई कामयाब लड़ाइयाँ आपके हिस्से में है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ चाहे पहले बॉबी पवार के नेतृत्व में चलाओ या आज आपके नेतृत्व में चलाओ, बेरोजगार युवाओं की बहुत सारी जेन्युइन मांगे थी, वो आप लोगों ने पूरी कराई हैं। सरकार को झुकना भी पड़ा है और अपने कदम पीछे भी खींचने पड़े हैं। बहुत सारे बच्चों के ये चीज़ें आप लोगों के पास भी आती रहे, तो हम लोगों से भी कहते रहते हैं कि चाहे यूके SSC हो या फिर हरिद्वार में जो हमारा UKPS कमीशन हो, कि बहुत सारी परीक्षाएं बहुत सुस्त रफ्तार से, कछुआ रफ्तार से चलती हैं। जो कैलेंडर भी बनने तो लगा है, लेकिन उसके बावजूद जैसा अभी कुछ बच्चों ने लिख के भेजा कि जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती है करीब 750 से ज़्यादा कि उसमें लोगों को भर्ती होना, उसमें बहुत धीरे धीरे रफ्तार से चल रहा है। ऐसे भी बहुत सारी भर्तियां, तो क्या इनको लेके भी आप लोग, चाहे फिर वो GS मारतोलिया जो हैं, दूसरे लोगों, इन पे भी दबाव बनाते हैं ताकि एक भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा स्पीड आए, तेजी आए? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, और ये आज से नहीं, ये तो सालों से हो रहा है। जब से जो है लोक सेवा आयोग का गठन हुआ या फिर उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग का गठन हो, तब से ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन जब से उत्तराखंड बेरोजगार संघ का गठन हुआ है तब से थोड़ा तेजी इसमें दिखी है, क्योंकि हम प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं और प्रेशर ग्रुप जब होता है तो बिल्कुल सही तरीके से होता है। अगर आपने अभी देखा होगा तो हाल फिलहाल में जो है चीजें तेजी से हुई हैं। हम वहाँ आयोग भी गए थे, वन दरोगा का हमने पूछा था तो वन दरोगा का फिजिकल समाप्त हो चुका है। हमने कनिष्ठ सहायक का पूछा था तो कनिष्ठ सहायक की डेट भी 2 दिसंबर से उसमें शुरू होने जा रही है और बहुत जल्द इसमें रिजल्ट भी आ जाएगा कनिष्ठ सहायक में। दूसरी चीज हमने और पता किया तो अभी पुलिस कांस्टेबल का जो एक तरह से जो नई भर्ती है, वो पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती आने वाली है। पुलिस कांस्टेबल का जो नया जो रिजल्ट है 2024 वाला, वो रिजल्ट भी जल्द अनाउंस होगा। और प्रदेश में जितनी भी भर्तियां अटकी हैं, देखिए भर्तियां क्यों अटकी हैं, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई आप नई भर्तियां कैसे क्यों नहीं खुलवा रहे हैं, तो नई भर्तियां भी आउटसोर्स कर्मियों की वजह से अटकी हुई हैं बहुत सारी जगह। अगर आपने देखा होगा, हमने RTI से भी मंगाया, RTI के माध्यम से भी ये पता चला है कि भाई वह एक पद पर, अगर आप यहाँ के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल की अगर आप बात करेंगे तो 31-32 पदों के सापेक्ष जो है 130-35 लोग लगे हुए हैं। तो नई भर्ती कैसे आएगी, किस दिशा में आएगी? तो ये भी हमारा अब एक तरह से काम रहेगा कि जहाँ जहाँ पर ये कर्मी लगे हुए हैं वहाँ पर वैकेंसी भी हम लोग खुलवाएं। दूसरी चीज़, आउटसोर्स की इनकी आपने बात की, अगर उपनल कर्मी सही हैं तो फिर विधानसभा में जो ऋतुभूषण खंडूरी ने 200 लोगों को लगाया, वो भी तो फिर सही थे, वो भी तो फिर बैकडोर के माध्यम से लगे थे, उनको क्यों हटाया? फिर उनको भी नहीं हटाते, आज भी वो काम करते। अगर उनका नियमितीकरण नहीं करना था तो उनको एक समान वेतन देते रहते। हम ये चाहते हैं, अगर एक प्रदेश एक नियम, ये होना बहुत जरूरी है। ऋतु खंडूड़ी ने वहां हटाया, आप यहाँ पर हम विरोध कर रहे हैं तो आप कह रहे नहीं वो तो बिल्कुल सही है, वो जबकि दोनों की प्रक्रिया समान है। वो भी जो है बैकडोर के माध्यम से लगे, ये भी जो है बैकडोर के माध्यम से लगे। उन्होंने भी फॉर्म नहीं भरे थे, इन्होंने भी फॉर्म नहीं भरे, वो भी फोन से लगे, ये भी फोन से लगे। तो ये तमाम चीजें प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा, ये सारी चीजें। यानी फोन वाली भर्तियां बंद होनी चाहिए, परीक्षा दें, परीक्षा को पास करें। तो लेकिन कई बार लगता है राम कंडवाल ऋतु खंडूड़ी को टारगेट करते थे, कोटद्वार से चुनाव लड़ने का मन है क्या आपका? देखिए, ऐसा भी कुछ नहीं है, और ना राम कंडवाल ने अभी नाखून के बराबर जो है इतना सोचा भी नहीं है कि हम जो है कोटद्वार से चुनाव लड़ेंगे। हाँ, अगर मेरे क्षेत्र में कुछ मुद्दे हैं तो मैं डंकी की चोट पर उठाता हूँ। जैसे हम बेरोजगारों के मुद्दे उठाते हैं, वैसे हम वहाँ भी मुद्दे उठाते हैं। और इसमें गुनाह क्या है? मेरे क्षेत्र में कोई गुनाह नहीं है, चुनाव लड़ना भी कोई गुनाह नहीं है, चुनाव लड़ना भी गुनाह नहीं है। और दूसरा क्या, इन्होंने ही, अगर आप जो है किसी मुख्यमंत्री की बेटी या फिर बेटा है, आपको अधिकार है कि चुनाव लड़ने का? क्या कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ सकता? और लेकिन मैं अपनी अगर बात करूँ तो हमने इस पर ना तो विचार किया है और ना हमने आगे ये सोचा है कि हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन हाँ, मेरे क्षेत्र में गलत होगा तो मैं डंके की चोट पर, चाहे वो ऋतुभूषण खंडूड़ी जी हो, चाहे कोई भी हो, हम छोड़ेंगे नहीं। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आपने सुना, राम कंडवाल बेबाक बात करते हैं। राम कंडवाल जानते हैं कि उनका बॉबी पवार ने जिस अंदाज में बेरोजगार संघ को आगे बढ़ाया, उसी अंदाज में अब राम कंडवाल बेहद एग्रेसिवली युवाओं की, बेरोजगारों की बातों को आगे रख रहे हैं। और ये सही भी बात है, फ़ोन से कब तक आप नियुक्तियां करेंगे? छोटा सा राज्य है, थोड़ी सी नियुक्तियां निकलती हैं। कुछ बच्चे आप करणपुर में, इन बहुत सारे इलाकों में जाएंगे तो किस तरह छोटे छोटे कमरों में, लाइब्रेरीज में बैठ करके
कितनी कठिन जी तोड़ मेहनत करते हैं। उनके माता पिता पहाड़ से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके भेजते हैं, वो बच्चे मेहनत करते रह जाएंगे। कोई मंत्री जी फ़ोन करेंगे, यहाँ तो ऐसे सर अतीत रहा है कि स्पीकर ने अपनी मर्जी से लोगों को भर दिया, मंत्री ने अपने बेटे कोई पीआरडी में लगवा दे रहा, मेयर लगवा दे रहा है। तो जब अतीत आउटसोर्स का, पीआरडी का, उपनल का इस तरह का रहा है, तो जाहिर बात है फिर बेरोजगार संघ अगर जो बात रख रहा है, तथ्यों के साथ रख रहा है, तो उसमें गलत क्या है। नमस्कार, का वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।